कि बाबा जो रेप कर रहा है तो इस अगेंस्ट ऑफ द एंटी नेशनल एक्टिविटी, ऐसा ये कर कर उनको शूट एंड सेट आउट कर देना चाहिए। कानून तक कड़क होना चाहिए। रेप कर रहा है, बेल हो रहा है, केसेस सालों से चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जिसके पर रेप होता है उनके माँ बाप पर, उनके घर वालों पर क्या बीतती है हम सोच भी नहीं सकते। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की लाई गई है, क्या ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए? लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज बोले तो नहीं पढ़ाते, ये गलत है। मैं मानता हूँ सेक्युलर भाईचारा है, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं या तो कास्ट पर होता है या तो धर्म के आधार पर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से देश आगे जा सकता है, एजुकेशन में किस तरह से आगे जा सकता है? जिस तरह का ख्वाब फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था, क्या वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है या फिर उसको उल्टा कुछ हो रहा है? यहाँ लड़का है तो प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, लड़की है तो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल में, कि वो दूसरों की बेटियों को अपना बहन नहीं समझता, वो देश का नागरिक कैसा हो सकता? बच्चे पैदा करना ये माँ बाप का जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों को कल्चर सिखाना, बच्चों को हाउ टू लिव इन सोसाइटी सिखाना, गिव द रिस्पेक्ट टू एल्डर एंगर सिखाना। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। जश्न आज़ादी के इस सीरीज़ के इस एपिसोड में आज हमारे साथ बसवा कल्याण के एक वेल नोन पर्सनैलिटी, एक टीचर, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक थिंकर भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम नरसिंह रेड्डी गदलेगांव है। आज हम इनसे बात करेंगे आज़ादी के मुताबिक कि आज़ादी क्या है, आज़ादी किसे कहते हैं, फ्रीडम फाइटर्स ने जो हमारे लिए ख्वाब देखा था क्या वो पूरा हुआ या फिर उस ख्वाब को बदल दिया गया? सर, मैं सबसे पहले आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, इंटरव्यू इस तरह से स्टार्ट करूँगा कि क्या हिंदुस्तान ने फ्रीडम फाइटर्स ने जिस उद्देश्य के साथ आज़ादी हासिल की, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारे जो आज़ादी के लिए जो जंग लड़कर हमको आज़ादी दिलाई, मैं समझता हूँ उनका सपना पूरा साकार हुआ है जी। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने सपना देखा था कि हमारा एक देश एक पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री बने, सब लोगों को समानता मिले, सब लोग भाईचारा से रहे। मुझे गर्व है हमारे देश पर। हमारे देश में अनेक धर्म के लोग, अनेक जात पात के लोग रहते हुए भी हमारे अंदर एक भाईचारा आज भी जिंदा मिसाल है। हमारा एक ये राष्ट्र पूरे विश्व में एक मॉडल है। इस तरह का डेमोक्रेटिक स्टेट पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। इसका मूल कारण है हमारा संविधान। हमारे संविधान में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल जो है जी, उस प्रीएम्बल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसलिए मैं मेरे अंतरात्मा से मैं कहता हूँ कि जो सपना देखा था उन लोगों ने 99% साकार हुआ है, ऐसा लगता है। तो जो फ्रीडम फाइटर्स ने जिस उद्देश्य के साथ आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया और आज़ादी हासिल की, आप क्या लगता है कि क्या सपने थे उनके? किस तरह से देश आगे जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देश किस तरह से आगे जाए, एजुकेशन में अब एक टीचर हैं तो एज ए टीचर आपसे पूछूंगा मैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से देश आगे जा सकता है, एजुकेशन में किस तरह से आगे जा सकता है? जिस तरह का ख्वाब फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था, क्या वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर उसको उल्टा कुछ हो रहा है यहाँ पे? देखो, हमारा एक जो देश है बहुत बड़ा देश है जी। हमारे यहाँ आबादी करीब 130 करोड़ है। इस आबादी के लिए आज से हिसाब से देखा जाए तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, पहले जब हम छोटे थे ग्रेट पावर स्टेट के बारे में हम कहते थे, हम पढ़ते थे, जैसा कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रशिया। आज हमारा राष्ट्र, हमारा देश उनके लाइन में आकर खड़ा हुआ है। हमारे हर क्षेत्र में हम आगे हैं, जैसा कि खेल कूद में हो। आज हम जब क्रिकेट के बारे में बात करेंगे तो क्रिकेट पूरे विश्व में हमारा टीम अव्वल नंबर पर है जी। परसों जो ओलंपिक गेम्स हुए उनमें से तकरीबन लोग एक गोल्ड मेडल मिला हमको, नीरज चोपड़ा को। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और एजुकेशन लाइन में भी पूरे विश्व में जहाँ जो बड़े अपने आप को शोरमा कहलाते हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्र हो, जापान, जर्मनी हो, वहाँ पर हमारे डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ काम करना गुनाह नहीं है। भारत देश के टैलेंट वहाँ दिखा रहे हैं।
आज हम हमारे अमेरिका में हमारे देश के ये एक बेटी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कर रही है, ये हमारे गर्व की बात है सर। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये पॉलिसी जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की लाई गई है, क्या ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए? अभी तक जो पॉलिसी हमने देखा है, जब भी एजुकेशन पॉलिसी बनते हैं थोड़ा मेरिट डिमेरिट्स रहते हैं। आज हमें ज़रूरत है एजुकेशन पॉलिसी में कोई बच्चा जॉब पर डिपेंड ना हो। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कॉमन्स कोर्सेस है, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, एमए, ये सब कॉमन कोर्सेस है। ये जब कोर्स कर बच्चे टोटली एक गवर्नमेंट जॉब की ओर देख रहे हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ, मेरा एक विचार है, ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस होना। जब आप बच्चा पढ़कर बाहर आता है तो अपने पैरों पर अपना एजुकेशन का सहाय लेकर, उसका सपोर्ट लेकर अपने कदमों पर वो खड़ा हो जाए, ऐसे एजुकेशन की ज़रूरत है सर। जी, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं। अगर वर्ल्ड की कंपेयर करें हम दूसरे ममालिक, इंडिया, जापान वगैरह, अगर अमेरिका से, तो इंडिया में पढ़े लिखे बेरोज़गार ज़्यादा हैं। इसके क्या कारण है, आपको क्या लगता है, किस वजह से ऐसा हुआ? नहीं, इसका तो मूल कारण है, आप सबको दिखता है आज ये बढ़ता हुआ जनसंख्या। जी, ये बढ़ती हुई जनसंख्या देश की उन्नति के लिए बहुत बड़ा मारक है सर। ये एक डिफेक्ट है। हमको पहला ये काम करना चाहिए कि इस जनसंख्या को रोक लगाना चाहिए। जब से मेरा एक उदाहरण लीजिए, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। एज ए पेरेंट उनको मैं मेरा ड्यूटी निभा रहा हूँ। उन बच्चों को दोनों को मैं न्याय दे रहा हूँ। एक बच्चे को मैं डॉक्टर बनाया, छोटा बेटा वो स्कूल पढ़ा रहा हूँ। एज ए पेरेंट्स में मेरे घर में यदि 4-5 बच्चे होते तो मैं न्याय नहीं दे सकता था। इसलिए मैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर घर में 2 से ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो पेरेंट्स जस्टिस नहीं कर पाएंगे। जस्टिस करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन को देखना भी है ना हमको। अच्छा। कमाई करने वाला एक, खाने वाले 4-5 लोग, उनको खाना भी ये करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। और साथ ही साथ एजुकेशन में, आज एजुकेशन कितना कॉस्टली हो गया है यानी आप देख रहे हैं LKG UKG के लिए डोनेशन बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ एक तरफ बढ़ती हुई डोनेशन रोक लगना चाहिए। मेरा एक विचार है, जब एजुकेशन जो दे रहे हैं ना, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है वो एजुकेशन। गरीबों तक पहुंचने के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उनको भी मैं रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन दो, आप क्वालिटी एजुकेशन दो। स्कूल में आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। थोड़ा उनके हालात को देखकर, उनके मजबूरियों को देखकर ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो डोनेशन बढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट एजुकेशन के लिए जो फीस बढ़ा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए जिससे एजुकेशन हर गरीब तक पहुँचे, क्वालिटी एजुकेशन हर गरीब तक पहुँचे। इससे भी इस चीज़ का सलूशन निकल सकता है। नहीं, गवर्नमेंट को मैं दोष नहीं देता, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। देखो साहब, हर गांव में, हर गली में गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स है। लोगों की एक मेंटलिटी बनी हुई है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों में सही एजुकेशन नहीं मिलता, ये गलत है। हमारे देखिए यहाँ पर ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है। हमारे इस कॉलेज में हर साल नियर अबाउट 9, 10, 5, 6 लड़कियाँ रैंक में पास होती हैं जी, और नियर अबाउट 150 अबो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में पास होते हैं, नॉट लेस देन 75%। तो लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए। लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज बोले तो नहीं पढ़ाते, ये गलत है। यदि आप सुपरवाइजिंग करना है, ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, कॉलेजेस पब्लिक का कॉलेज स्कूल है, पब्लिक का काम है कि स्कूल पर सुपरवाइजिंग करे। पब्लिक मन करे तो सब सुधार हो सकती है। मैं एक उदाहरण देता सकता हूँ। पब्लिक में क्या होगा, गवर्नमेंट बोलो तो हमारा नहीं है, कोई भी हो, बिल्डिंग हो वो गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट बिल्डिंग क्यों ख़राब हो रहे, ग्लासेस तोड़े जाते हैं, डोर्स तोड़े जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। हर आदमी देखता है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उनको लगता है कि ये मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है। जब तक ये मेंटलिटी नहीं जाती लोगों में से, ये हालत सब सुधर नहीं। समझो, गवर्नमेंट पब्लिक में अवेयर होना चाहिए, ये मेरा स्कूल,
ये मेरी प्रॉपर्टी, इसको सेव करना मेरा जिम्मेदारी है। जब हम रोड्स बनते हैं, कंक्रीट रोड मैं देखता हूँ मेरे आँखों से, गली में रोड्स बने जाते हैं, नालियाँ बने जाते हैं लोगों के सामने, नज़रों के सामने, तो लोग ही रात में सीमेंट चोरी कर लेते हैं, कंक्रीट लेके जाते हैं, उससे पेट नहीं भरता। सही मायने में उन ठहर कर, ये मेरा रोड है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको क्वालिटी बनाना, इसको क्यूरिंग सही तरह से करना। देखो एक बार रोड बना तो 20-25 साल तो टिकना चाहिए, क्यों नहीं टिकते? पब्लिक अवेयर नहीं है, इसका पूरा दोष जाता है पब्लिक पर। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये है देश हमारा है, ये सरकार हमारी है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हमारी है। जब तक अवेयरनेस पब्लिक में नहीं आती, आज क्या हो रहा है पब्लिक में, ये तो सेक्युलर स्टेट है, मैं मानता हूँ सेक्युलर सेक्युलर भाईचारा है, लेकिन जब भी चुनाव होते हैं या तो कास्ट पर होता है या तो धर्म के आधार पर होता है। तो चुनाव होने किस पर चाहिए? हाँ, नहीं चल रहा। किस पर होने चाहिए चुनाव? कास्ट और धर्म पर अगर नहीं होंगे तो चुनाव किस पर होने चाहिए? हर किस आदमी, बेस पे चुनाव होना चाहिए? हर आदमी को अपना वोट जो दिया है बाबा साहब ने, तो आपका अधिकार है। इस देश में एक ऐसा राष्ट्र है, सबको वोटिंग पावर इक्वल है, गरीब से गरीब को भी, अमीर से अमीर को भी उतना ही वैल्यूटी है उस वोट का। पब्लिक अपना वोट जो चाहते हैं वो मन में करना, वो इस बैलेट पेपर में जो लोग हैं ये हमारा भला कर सकते हैं, हमारा सोसाइटी का भला होता है इनको चुन के आने से, ऐसा सोच कर जब वोट डालेंगे तो सुधार आती है। समझो ये बैलेट पेपर में सभी नाम है, आपको एक्सेप्ट नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो नोटा है, नोटा को दबाना चाहिए, फिर से इलेक्शन होंगे, है नहीं? जब तक पब्लिक सुधरती नहीं, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। पूरा जिम्मेदार इस पब्लिक पर है। हम देख रहे हैं 2 साल से हमारे यहाँ कोरोना के लहर चल रहा है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एवरी डे रिक्वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक से, मास मीडिया हो, कि बाबा आपने जान को, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क लगाओ, अपना घर की सुरक्षा करो। कोई छूने को तैयार नहीं है। जब लहर आता है, पीक पीरियड में जाता है, तो हम दोष पर किसको देंगे? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमको बचा रहे नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे। मैं पूछता हूँ पब्लिक से कि आप इस रोग को बढ़ने क्यों दिए? है नहीं, रोक सकते हैं हम। यदि 100% पब्लिक मास्क डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मास्क पहनेंगे तो यकीनन ये 3 महीने में पूरी बीमारी इस दुनिया से ख़त्म हो सकती है। लेकिन पब्लिक नहीं कर रही है नहीं, क्यों नहीं कर रही है भगवान जाने। सर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ये लड़कियों की एजुकेशन को लेकर जो पॉलिसीज़ लाई गई, क्या वो इफ़ेक्टिव रही, या फिर आपको लगता है कि अगर कुछ और नई पॉलिसीज़ लाई जाती तो आज जो रेशियो है लड़कियों की परसेंटेज का एजुकेशन में, लिटरेसी में, वो बढ़ता या घटता? एक दौर था हमारे यहाँ मेंटलिटी थी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, हमारी लड़की आज दूसरे की अमानत है, वो इस तरह की मेंटलिटी थी। लेकिन आज हालात के हिसाब से बदल रहा है, उनके विचारों में बदल रहा है। हम देख रहे हैं हर साल जब रिज़ल्ट लगता है, पीयूसी हो, एसएसएलसी हो, कौन फर्स्ट क्लास ज़्यादा कौन है संख्या? लड़कियों की संख्या ही ज़्यादा है फर्स्ट क्लास में आने में, ये रैंक आने में। 10th में, सेकेंडरी में लड़कियां बोर्ड पे तो फर्स्ट क्लास आ रही हैं, मगर जब जॉब की बात आ रही है वो नज़र नहीं आ रही वहाँ पर। आईटी सेक्टर में नज़र नहीं आ रही, ई कॉमर्स सेक्टर में नज़र नहीं आ रही, वो सिर्फ बोर्ड पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10th या पीयूसी के बाद लड़कियों को बिठा दिया जा रहा है, उनके एजुकेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा, लड़कों को आगे बढ़ाया जा रहा है डिग्री के लिए? नहीं, थोड़ा हो रहा है। वो पेरेंट्स क्या है, अपने बच्चों को डिग्री तक पढ़ा रहे हैं। सोच में बदल होना चाहिए। क्या जब मैं पेरेंट्स मेरी बेटी की तरह देखना चाहिए। ये गवर्नमेंट का दोष नहीं है, अपना दोष है। गवर्नमेंट तो पढ़ाने के तैयार है, फ्री एजुकेशन है लड़कियों के लिए जी। तो पेरेंट्स को ये लगना चाहिए कि लड़की को भी लड़के की तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इसलिए उनको एजुकेशन देना चाहिए। देखो मेरा ही उदाहरण देखो, मैं आज मेरी बेटी को डॉक्टर बनाया, वो समाज सेवा कर रही है। आज मुझे गर्व है कि मैं मेरे जीवन में एक मेरा पेरेंट्स का मैं ड्यूटी निभाया। उसी तरह हर पेरेंट्स, मैं वही चाहता हूँ कि पेरेंट्स में विचारों में थोड़ा बदल लाना चाहिए। लोगों में आपको ये क्रिटिसाइज नहीं करता मैं, एक एज ए पेरेंट्स क्या करते हैं उन्होंने, लड़का है तो प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में,
लड़की है तो गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में, ये क्यों भेदभाव? क्या कारण रहे कि पेरेंट्स इस तरह की थिंक रखते हैं, सोचते हैं इस तरह से कि लड़कियों के लिए एजुकेशन क्वालिटी नहीं सोचते मगर लड़के के लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देते हैं? उनको लगता है बेटा घर आगे जाकर मेरी जिम्मेदारी उन्हें संभालेगा, अच्छा, मेरा घर उन पर निर्भर है। ऐसा नहीं है। आज कई ऐसी लड़कियां हैं, माँ बाप को बेटे नहीं देख रहे तो लड़कियां देख रहे हैं। उनके पास एक इमोशनल फीलिंग होता है लड़कियों के पास। मैं चाहता हूँ लड़कों से लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए जी, क्योंकि वो उनके माँ बाप के प्रति, इस समाज के प्रति। देखिए आप, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो भी है लड़कियाँ ख़राब नहीं करते। अब जब बस में, उदाहरण देता हूँ मैं, बस में बैठे थूकने का काम है नहीं, कुछ भी लिखने का काम कौन करते हैं? लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं करते। हमें गर्व है हमारे देश के लड़कियों पर, ये उन्होंने थोड़ा हमारा कल्चर संभाल के रखा है। रेस्पेक्ट भी है तो ज़्यादातर लड़के रेस्पेक्ट नहीं देते, बोल के नहीं है। रेस्पेक्ट जो है लड़कियों की पास है, कल्चर डेवलप हो, रेस्पेक्ट हो, आपको है ना। अगर लड़कियों की हम बात करें तो इंडिया टॉप लिस्ट में आता है लड़कियों को सिक्योरिटी कम देने में। यहाँ पर माना जाता है हिंदुस्तान में, अगर पूरे वर्ल्ड का डेटा अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, इंडिया में लड़के सबसे अनसेफ इंडिया में है। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह रही? आज़ादी के बाद से कहाँ कमी रही, किस पॉलिसी में कमी रही जिसकी वजह से आज हमारे पास रेप ज़्यादा हैं, लड़कियों के लिए सेफ्टी कम है, जिससे लड़के रात में बाहर निकल नहीं सकती? क्या लगता है आपको? एक तो मेरा ख्याल है कि पूरा गवर्नमेंट ही सबको देखना बोल के नहीं है। मैं एक लड़का हूँ, मेरे सामने किसी लड़की का छेड़छाड़ हो रहा है, बेइज्जती हो जा रही है, मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि उसको सपोर्ट करें। सर, रेप कौन कर रहा है? लड़के कर रहे हैं। को किस देश के हो? हमारे देश के। किसको कर रहे? किसी न किसी बहन होगी ना वो। यदि हमारे मन में पूरे लड़कियों मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ऐसा विचार आएंगे तो रेप कम हो जाते। प्रेम होना चाहिए सर। वो सेक्सुअल फीलिंग टेम्पररी है सर, टेम्पररी है, उसको हम बढ़ावा दे रहे। कौन क्यों कर रहे? जो एम्प्टी माइंड है, एम्प्टी माइंड इज नेटवर्क ऑफ डेविल बोलते हैं, जिसका दिमाग खाली है वो ऐसे सोचता है। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। रेप करने वाले माँ बाप से पूछता हूँ मैं, ये बच्चों के माँ बाप से, उनके कंट्रोल नहीं रहने की वजह से ये सब होता। समझो, हर माँ बाप बच्चे पैदा करना ये माँ बाप का जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों को कल्चर सिखाना है नहीं सर, बच्चों को कल्चर सिखाना, बच्चों को हाउ टू लिव इन सोसाइटी सिखाना, गिव द रिस्पेक्ट टू एल्डर, एंगर सिखाना, ये सब पेरेंट का काम है। हम पेरेंट कहीं ना कहीं चूक कर रहे। समझो, हर पेरेंट्स यदि अपना जिम्मेदारी निभाता तो पुलिस स्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, न्यायालय की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक तरफ। और हमारे यहाँ मुझे गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट है कि बाबा जो रेप कर रहा है तो इस अगेंस्ट ऑफ द एंटी नेशनल एक्टिविटी, ऐसा ये कर कानून तक कड़क होना चाहिए। रेप कर रहा है, बेल हो रहा है, केसेस सालों से चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जिस पर रेप होता है उनके माँ बाप पर, उनके घर वालों पर क्या बीतती है हम सोच भी नहीं सकते सर। ये रेप इज मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल ऑफेंस है। चोरी करना गुना से खतरनाक भी ये है। मर्डर करता है वो झगड़े में कुछ तो, लेकिन रेप सोच समझ के किया जाता है। रेप करने वाला प्लान से रहता हो जी। सेक्सुअल फीलिंग आना बोले तो प्लान रहता है। एक प्रकार का क्रूर भावना है नहीं, गंदा विचार वही व्यक्ति कर सकता है नहीं। बंद कमरे करने वाला काम रोड पे जब होता है तो कौन कर सकता है बोलो? तो इसके विचार इतने गंदे हैं कि वो दूसरों की बेटियों को अपना बहन नहीं समझता, वो देश का नागरिक कैसा हो सकता है? मगर क्या वजह है कि लगातार केसेस चल रहे हैं, जिसका रेप हुआ वो लड़की बूढ़ी हो गई मगर उसको इंसाफ नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं उसको इमीडिएट एक्शन जब होता है। क्या लगता है आपको किन किन चीज़ों पे काम ज़्यादा हुआ, किन किन चीज़ों पे काम कम हुआ, और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? आपकी अगर डिटेल में पूछूँ आपसे मैं सर, ओवरऑल जहाँ तक मुझे बहुत खुशी होती है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत पीछे थे। एजुकेशन हो, रोड्स हो, कम्युनिकेशन हो, ये सब मीडिया नहीं थे। जब जी लेटर हम करस्पॉन्डिंग लेटर से करते थे, वो 15 पैसे का कार्ड था। आज मोबाइल्स आ गए, नेटवर्क आ गया, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, बहुत सुविधा है सर है नहीं। 1 मिनट सेकेंड में हम पूरे
मीडिया के माध्यम से पूरे विचारों को दूसरों को तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी तरक्की है सर। इतना आबादी वाला देश रहते हुए भी हम पूरे विश्व में भारत का नाम आज फैला हुआ है। मैं गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करता, मैं देश के बारे में बात करता हूँ। आज हमारा देश तरक्की के मोड़ पर चल रहा है, डेवलपमेंट स्टेज पे है। पहले हम अंडर डेवलप थे, लेकिन मुझे गर्व है हमारे देश पर, हमारे देश के नागरिकों पर। और ये सब डेवलप होने के लिए कारण क्या है? हमारे देश में भाईचारा है, रिलीजियस फीलिंग नहीं है, कास्ट फीलिंग्स नहीं है, भाईचारा है। आप जब आमने सामने मिलते हैं तो एक प्रकार का प्रेम भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। ये देश के लिए बहुत बड़ी ताकत है सर। विश्व में एक ही राष्ट्र है, वो पूरे इतने धर्म इतने जात के लोग रहते हुए भी वी आर सेफ्टी है महसूस कर रहे हैं, अपने आप से गर्व महसूस कर रहे हैं। पूरे दूसरे देश में नहीं है। आज हम टीवी पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, समझो कोई भी किसी देश पर कब्जा करता है, वो अंडर कर लिया जाता है, हो रहा नहीं, आज ये चल रहा है। देखो अफगानिस्तान में जो चल हो रहा रहा है। है। अगर लास्ट में आपसे पूछूं कि आप अपने व्यूवर्स को अगर देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? मैं पूरे आवाम को इस देश की 75वीं सालगिरह के इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाइयाँ मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं देश से जनता से अपील करता हूँ, हमारे अपने निजी काम तो रहते हैं, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए हम क्या किए हमारे सोचना चाहिए। हमारे देश के, हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होना चाहिए। ये देश हमारा, ये देशवासी हमारे भाई बहन ऐसा सोचकर चले, हमारे देश की उन्नति की और कामना करें, हमारा देश विश्व में अव्वल नंबर पर हो। इस आशाओं के साथ मैं पूरे आवाम को इस आज़ादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद सर। तो थैंक यू, आपने कीमती वक्त हमें अपना दिया। तो ये था जश्न आज़ादी सीरीज़ का इस एपिसोड में नरसिंह रेड्डी सर के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर किसी पर्सनालिटी के साथ जश्न आज़ादी की इसी सीरीज़ के इसी तरह के एपिसोड में। तो तब तक के लिए देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।